क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फॉर ऑल ए बी ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ ए बी रिप्रेजेंट दिस। तो आपको बताना है विच ऑप्शन इज आर करेक्ट। देखो, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है और इस फंक्शन का पीरियड होगा 1/2 है ना। साइन मॉड एक्स का पीरियड होता है साइन मॉड एक्स का पीरियड होता है पाई, और यहाँ पे साइन एक्स की बजाय साइन 2 पाई एक्स है तो पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज हाफ। तो चलिए अब बात करते हैं। देखो, इसकी पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। एफ ऑफ 10/11 का मतलब क्या है? दैट सिंपली रिप्रेजेंट 10 to 11 मॉड ऑफ साइन 2 पाई एक्स dx। ये जो 11 इसको मैं ऐसा लिख दूँ 10 + 1 और 1 को लिख देता हूँ 2 × हाफ, वेर हाफ इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ देखो, इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए। थोड़ा यहाँ हम बात करते हैं। a से a + n t f(x) dx इज इक्वल टू n टाइम 0 to t f(x) dx। ये प्रॉपर्टी है वेर t इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इसको अगर मैं यहाँ यूज करूँ ना तो दिस कैन बी रिटन 2 टाइम 0 से हाफ मॉड ऑफ साइन 2 πx dx एंड विच इज इक्वल टू 2 टाइम f ऑफ 0 हाफ। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं ऑप्शन बी और डी। देखो, दोनों में एक ही चीज चेक करनी है और फिर बात करते हैं ऑप्शन सी की। आइए देखिए, ऑप्शन बी के लिए शुरुआत करते हैं। एफ ऑफ 41/4, 43/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 41/4 से लेकर के और ये साइन 2 πx मॉड dx। यहाँ पे जो 43/4 है उसको मैं लिख देता हूँ 41/4 + 2/4 यानी कि हाफ। और ये फिर से ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो गया, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू 0 to हाफ है ना, मॉड ऑफ दिस dx एंड विच इज f ऑफ 0 to हाफ। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी इनमें से करेक्ट है, पर अभी और डिटेल में हम बात करते हैं क्योंकि RHS क्या गिवन है उससे कंपेयर करना है। देखो भाई, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ y इज टू मॉड ऑफ साइन 2 πx का, कैसा ग्राफ होगा इसका? 0 से पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज हाफ, तो ये हाफ, ये 1, देन 3/2 एंड सो ऑन। ये साइन एक्स वाला ग्राफ इस तरह से आएगा और यही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहेगा, राइट। और अगर मैं, जैसा हम साइन एक्स को जानते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1/4, दिस इज 3/4 एंड सो ऑन। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर ही है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस एरिया को a से रिप्रेजेंट करता हूँ तो 0 से हाफ का वैल्यू हो गया 2a। हम लोग जानते हैं ये जो इंटीग्रेशन है दैट रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द गिवन लिमिट्स। तो ये कितना आ रहा है भाई? यहाँ से आधा 2a आ रहा है। अभी ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में ये जो लिखा हो दैट इज हाफ ऑफ 1/2 से 1, 1/2 से 1 मतलब ये पूरा एरिया, और 1/2 से 1 तक ये एरिया 2a है, तो हाफ ऑफ 2a यानी कि a। जबकि आना चाहिए 2a, सो b तो गलत हो गया। सी पे आता है 2/3 ऑफ 0 से 3/4। 0 से 3/4 मतलब यहाँ तक का पोर्शन, तो इसको a और a तो तीनों मिला के हो गया 3a, सो विच इज फाइनली इक्वल टू 2a, सो d इज द राइट आंसर। और यहीं पे अब हम देख सकते हैं 1/8 से 1/4, यहाँ कहीं 1/8 आएगा, तो इसके बीच में ये वाला जो एरिया है भाई, ये एरिया 1 से 2 के बीच में जो आएगा उसके तो बराबर है नहीं, तो ये डेफिनेटली गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a एंड d। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया से क्या रिलेशन है उस पर सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
14th, लेट S एक सेट है विच कंटेन एलिमेंट एक्स वाई जेड. F is a function defined from S to N. Let A be a subset of N such that the following conditions are satisfied. तो ऐसे में आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है. देखो यहाँ पे क्या है, इफ देन वाला जो स्टेटमेंट है उसकी आपको समझ होनी चाहिए, तो आप बहुत इजीली. और एक और चीज की यहाँ पे समझ होनी चाहिए हमें, और वो है इफ देन वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, उसका निगेशन वो क्या है. देखो, इफ P इंप्लाइज Q, स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है, तो इस स्टेटमेंट का निगेशन जो है, निगेशन नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं आई थिंक कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं ना. और वो क्या है, माइनस ऑफ Q इंप्लाइज माइनस ऑफ P. और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट ही है, मतलब किसी बात को ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों का सेम मीनिंग होता है. अब ये कैसे यूज हो रहा है, देखो यहां पर मुझे क्या गिवन है कि इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एफ वाई बिलोंग्स टू ए. इसी स्टेटमेंट को अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव तरीके में लिखते हैं तो द सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज निगेशन ऑफ क्यू. दैट मीन्स इसका नेगेटिव, यानी कि अगर एफ ऑफ वाई नॉट बिलोंग्स टू ए होगा देन दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं, इसमें मुझे गिवन है एफ ऑफ जेड नॉट बिलोंग्स टू ए implies f of y not belongs to a, और the same statement can be written as कि f of y belongs to a implies f of z belongs to a. और अब इन चारों स्टेटमेंट को अगर हम साथ देखें तो हम बता सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट. जैसे वेन एवर एफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देखो अगर एफ एक्स बिलोंग्स टू ए है तो उसका मतलब ये कि एफ ऑफ वाई ए को बिलोंग करेगा, और अगर एफ ऑफ वाई बिलोंग्स टू ए तो एफ ऑफ जेड पक्का ए को बिलोंग करेगा. यानी ये सही है स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप देखो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो विच स्टार्ट विद एफ ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है. इस पे आता है एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू ए, देयर इज नो स्टेटमेंट विच स्टार्ट विद एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू ए, तो ये भी ऑथेंटिक नहीं है. अभी ये गलत है, ये भी हम प्रूव कर देंगे. डी पे आते हैं एफ ऑफ जेड नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ से शुरू करना, ये रहा. एफ ऑफ जेड अगर ए को बिलोंग नहीं करेगा तो एफ ऑफ वाई ए को बिलोंग नहीं करेगा, और एफ ऑफ वाई ए को बिलोंग नहीं करेगा तो एफ ऑफ एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा. ये स्टेटमेंट भी सही है. रही बात जैसे बी की बात करते हैं, मान लो ये एक्स वाई जेड है, इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 n है, पूरा फंक्शन मुझे बनाना है ना, यूजिंग दिस कंडीशन एफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए. एक्स में जो है मान लो वो ए को मिल, ये एफ एक्स है. अब मुझे क्या गिवन है कि अगर एफ एक्स ए में होगा तो एफ ऑफ वाई भी ए में होना चाहिए. अब अगर एफ एक्स ए में नहीं है तो एफ ऑफ वाई ए में होगा कि नहीं होगा इस बारे में कोई कमेंट ये स्टेटमेंट नहीं करता है. तो अगर मैं इस वन को इधर सबसेट बनाऊं ए और उसमें इंक्लूड नहीं करता हूं तो मैं y को उसमें इंक्लूड भी कर सकता हूँ. ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जो है ये a हो गया, और मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि ये एक्स वाई जेड है, दिस इज 1 विच इज एफ एक्स, और y को मैं मान लेता हूँ 2 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू मान लो 3 हो गई, फिर आगे 4 5, तो ये a हो गया. दोनों पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, है ना. इसके बारे में हमें यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है. तो अब यहाँ से आते हैं, देखो अगर ये वाला केस है तो ऑप्शन कहाँ गया, ये है एफ एक्स में नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो एफ ऑफ जेड भी ए में नहीं होना चाहिए. तो आप देखिए यहाँ पर तो एफ ऑफ जेड ए में आ रहा है ना. हमें तो अच्छा जेड पे बात करनी है, तो अभी तो इसमें ये भी चॉइस में बना सकता हूँ कि भाई एक बार केस ये वाला x1 y बिलोंग्स टू 2 z बिलोंग्स टू 3, और जो यहाँ 4 5 है और मैंने a चूज़ किया है यहाँ पे, ए भी है सबसेट ऑफ एन, इधर से कोई सबसेट ए बनाना है. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो आप देखो इस केस में तो ये बात ट्रू है, लेकिन इन दोनों केस में ये बात गलत हो जाती है. तो ऐसी बात जो कभी ट्रू हो रही हो कभी गलत हो रही हो उसी को हम फॉल्स बोलते हैं. तो बी और सी जो हैं वो स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जिनके ट्रू होने की गारंटी नहीं है. तो ये हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं. बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग में इफ़ देन के स्टेटमेंट को कैसे समझना है
और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है ये आपको पता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ए एंड डी आर द राइट ऑप्शन। तो क्या आपको मैथमेटिकल रीजनिंग और उसके स्टेटमेंट की कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट की जानकारी है? अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 15th क्वेश्चन पे आता हूँ। लेट ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर्स एस बी द सेट ऑफ वेक्टर वी सच दैट ए क्रॉस वी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे बोल्ड लेटर में प्रिंट है वेक्टर, मैं इस पर एरो लगा देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर आर सच दैट मॉड वी इज लेस देन आर। यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो मॉड वी की बात करनी है तो इस स्टेटमेंट से अगर मैं शुरू करूँ तो मॉड ए मॉड वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी, ये मुझे मिलता है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट मॉड ऑफ वी इज इक्वल्स टू मॉड बी अपॉन मॉड ए इंटू कॉसेक थीटा। राइट बच्चों, अब देखो अगर मॉड ए और मॉड बी फिक्स मैग्नीट्यूड वाले नंबर हैं तो ये क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई, राइट। बट थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है और उसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 0 से 180 में। तो जैसे जैसे थीटा अप्रोच करेगा 0 को, कॉसेक थीटा विल अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, दिस टर्म विल अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। यानी जो मॉड ऑफ वी है ना दैट कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट। यानी गिवन इंफॉर्मेशन से हम v का मैग्नीट्यूड जो है उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात कहना कि कोई ऐसा नंबर होगा कि मॉड v हमेशा उससे छोटा होगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि मॉड v कैन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ऐसा कोई भी फाइनाइट नंबर r हमें नहीं मिलेगा। सो a इज द फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। s इज अ नॉन एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ a डॉट बी जीरो। अगर a डॉट बी जीरो है तो ही ये नॉन एम्प्टी होगा। यानी कि अगर a डॉट भी जीरो नहीं हुआ तो S एम्प्टी सेट होगा। S एम्प्टी सेट होने मतलब ऐसा कोई V एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा अपने को चेक करना है। सो दैट्स अगेन करेक्ट। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि A क्रॉस V इज B वेक्टर, इट सिंपली मीन्स कि जो B वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा A वेक्टर के भी और V वेक्टर के भी। तो ये जो स्टेटमेंट है ना भाई, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए परपेंडिकुलर हो बी के, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू हो 0। तो अगर ए डॉट बी 0 है तभी वी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ए डॉट बी 0 नहीं है तो ए क्रॉस वी कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। सो दैट इज द राइट आंसर। तो ये नॉन एम्प्टी सेट यानी वी एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए डॉट बी 0 हो। S इज कंटेंट इन अ प्लेन। देखिए S क्या है, V वेक्टर का सेट है। यहाँ से हमें V के बारे में केवल एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि V शुड बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो जैसे मान लो ये B वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर होगा V, तो V कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है V वेक्टर। तो V वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा विच इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। सो C इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक यहाँ से मल्टीपल आंसर चालू हो गए। आई थिंक पिछले वाले में भी मल्टीपल आंसर ही थे। ओके, एक और ऑप्शन है डी, V1 एंड V2 आर इन S देन देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट दिस। ये देखो V1 और V2 S में है, मतलब ऐसे दो पॉसिबल वेक्टर हैं। यानी कि A वेक्टर क्रॉस V1 करूंगा तो भी B वेक्टर आ रहा है, A क्रॉस V2 करूंगा तो भी B वेक्टर आ रहा है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा A क्रॉस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब वो दोनों पैरेलल हैं, यानी V1 माइनस V2 जो है वो पैरेलल है A वेक्टर के, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम A वेक्टर। देयर एग्जिस्ट सम लैम्डा जिसके लिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है सिंस दे आर पैरेलल वेक्टर। तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। चलिए मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। C1, C2, C3, B3 circles having the same radius r which touch each other externally, then ऑप्शन चेक करने से पहले हम 3 सर्किल बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये वैसे इक्वल रेडियस के नहीं बने हैं, बट आप मान लीजिए कि इक्वल रेडियस के हैं। तो ये कह रहा है फॉर एनी सर्कल सी विच इज टच इंटरनली बाई S1 एंड S2 C3 लाइज विद इन C, कि कोई भी ऐसा सर्किल बनाए विच इज टच्ड इंटरनली बाय C1 एंड C2, जो जिसको C1 C2 इंटरनली टच करते हैं, नाम रख देते हैं, ये C1 है, ये C2 है, मान लो ये C3 है। तो C1 C2 जिसको इंटरनली टच करते हैं तो C3 कंप्लीटली उसमें लाई करे। ये तो गलत बात हो गई। देखो मान लो मैं ऐसे सर्किल बना देता हूँ एक ही हूँ, तो इसको टच कर रहे हैं C1 C2 इंटरनली, बट C3 तो इसमें लाई नहीं कर रहा है, सो दैट्स इनकरेक्ट। देयर इज नो सर्किल C, इसको हटा देते हैं, देयर इज नो सर्कल C टच इंटरनली बाय C1 C2 एंड C3। ऐसा कोई सर्किल नहीं होगा जिसको C1 C2 C3 इंटरनली टच करे, दैट इज अगेन इनकरेक्ट। अगर ये तीनों सेम रेडियस के हैं तो ऐसा सर्किल बन जाएगा विच इज टच्ड इंटरनली बाय C1 C2 C3, तो ये भी फॉल्स हो गया। अ सर्कल C टच इंटरनली बाय C1 C2 C3 हैज रेडियस, ओके, अब इसी की रेडियस कैलकुलेट करके देखनी है मुझे, ये आएगी क्या। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम ना दोबारा से बना देता हूँ ताकि थोड़ा इक्वल सर्किल का फील आए हमको। ये मान लो C1 है, ये C2 है ना, और ये C3 है, और ये अपना सर्किल C है जो इन तीनों को इंटरनली टच कर रहा है। तीनों C1 C2 C3 की रेडियस है स्मॉल r, मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है। देखिए इसकी जो रेडियस है, मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, तीनों के सेंटर को एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना, और इसकी हर एक साइड हो गई 2r, और मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी रेडियस। ओके, देखो यहाँ से मिला दो ऐसे, ये रेडियस मुझे निकालनी है। ठीक है, इसका नाम O रख देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये स्मॉल यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r हो गई, ये भी r ऐसे है। तो अगर हम यहाँ से ट्राइंगल उठा के देखते हैं ना ऐसे, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास ऐसे ABC, जिसकी साइड 2r है। ये लेंथ कितनी होगी, तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये लेंथ r होगी, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो ऐसे में OA जो है ना, OA दैट इज इक्वल टू r cosec 30, नहीं सॉरी r sec 30। sec 30 का जो वैल्यू है वो जाएगा 2/√3, तो 2r/√3 है ये। तो ये 2r/√3, उसके बाद ये r हो गई, तो टोटल इसकी रेडियस हो गई r + 2r/√3, यानी कि 1 + 2/√3r। और सेम यही गिवन है मुझे, तो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होगा। द रेडियस ऑफ एनी सर्कल C टच इंटरनली बाय C1 एंड C2 इज एटलीस्ट 2r। टच इंटरनली बाय C1 C2, देखो दो सर्किल अगर मैं लेता हूँ C1 और C2, है ना, इन दोनों को टच करने वाला जो सर्किल है उसकी एटलीस्ट रेडियस, मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट सर्किल जो इनको टच करे, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनको मिलाने वाली लाइन, और ये जो सर्किल बनेगा ना, ये जिसका डायमीटर होगा ये स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, और डायमीटर कितना हो गया, ये r यानी कि 4r डायमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2r। यानी ऐसा जो सबसे छोटा सर्किल बनेगा उसकी रेडियस हमेशा 2r से ज़्यादा ही होगी, ऐसा ही ये बोल रहे हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C एंड D। क्वेश्चन नंबर 17, लेट S इज a set of ordered pair AB belongs to Z। ओके, यानी A और B जो है वो इंटीजर है। R be the equivalence relation on S defined by, ओके ये रिलेशन है AB और CD में। रिलेशन कब होगी, जब A² + B² = C² + D² हो। For AB belongs to S, let f of AB denote the equivalence class। I hope you all know the meaning of equivalence class। जब हम equivalence relation में जैसे मान लो एक एलिमेंट A है वो रिलेटेड है B से, तो मैं कहूँ कि A की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A का मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू A बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये वही डिफाइन किया हुआ है। अभी आते हैं ऑप्शन पे, देयर एग्जिस्ट AB सच दैट f ऑफ AB हैज ओनली वन एलिमेंट। तो कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इक्विवेलेंस क्लास में केवल एक ही एलिमेंट हो।
तो देखिए अगर आप रिलेशन पे गौर फरमाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एलिमेंट है 0 0। 0 0 किससे रिलेटेड होगा भाई? मान लो ये रिलेटेड है CD से, तो कंडीशन क्या होगी? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ऐसे में C और D की द पॉसिबल वैल्यू इज ओनली 0 0। So equivalence class of 0 0 F00 contain only one element which is itself 0 0. So option A बिल्कुल करेक्ट है, right? There exists AB belongs to S such that f of AB has exactly 4 element. देखो जैसे मान लो मैंने AB ले लिया 0 और 1 को, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा भाई? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर आप करते हैं तो C और D की पॉसिबल वैल्यू आएगी, देखो 0 1 0 -1 1 0 एंड -1 0। तो ये सब आएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इसमें, और ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो ये भी सही है। देयर एग्जिस्ट AB सच दैट f ऑफ AB हैज 6 एलिमेंट। क्या कोई ऐसा भी होगा जिसमें 6 एलिमेंट होंगे? तो आप देखो होगा क्या। यहां देखो जैसे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 1 आना चाहिए, और दो नंबर के स्क्वायर का सम 1 आ जाए, ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक को 0 ले एक को 1 ले, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 एलिमेंट बन गए। अब मान लो यहाँ 0 और 1 ना होके कोई दूसरा नंबर हो, तो उसमें क्या होगा कि 4 के मल्टीपल में बनेंगे हमेशा। सोच के देखिए, जैसे कोई और नंबर लेते हैं जिसमें दो नंबर के स्क्वायर के सम को हम रिप्रेजेंट कर सकें दो अलग अलग तरीके से। देखो अभी मुझे याद तो आ नहीं रहा ऐसा कोई नंबर, पर जैसे मान लो कोई भी नंबर ऐसे है जिसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो होगा क्या? इसके करस्पॉन्डिंग 4 एलिमेंट बन जाएंगे ऐसे, और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग भी 4 एलिमेंट बन जाएंगे। तो अगर किसी नंबर को अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई एस, उसको दो डिफरेंट नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में 2 तरीके से लिख सकते हैं या 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, तो इसलिए 6 तो कभी नहीं आएंगे। देयर एग्जिस्ट AB सच दैट f ऑफ AB हैज इनफाइनाइटली, ये भी गलत बात है ना। आप कोई भी नंबर लोगे, फिक्स नंबर लोगे, तो उसको 2 स्क्वायर के सम की फॉर्म में लिखने के फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं बट इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते, राइट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर A एंड B। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट 2023 के सेशन 2 का सॉल्यूशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू फॉर द वॉच।